प्यारे बच्चों, ब भाग का जो सवाल है पहला, उसमें 11 नंबर जो आपका सवाल है उसमें ये दिया गया है आपको कि f और g दो आपके पास एकेकी और आच्छादक फलन है, 1 1 on 2 फंक्शन है। तो आपसे ये पूछा गया है और उसमें ये भी दिया गया है कि GOF और GOF का होल इन्वर्स जो दोनों हैं वो आपके संभव हैं, यानी संयुक्त फलन और संयुक्त फलन का प्रतिलोम जो है वो आपका संभव है या परिभाषित है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि GOF का होल इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा किसके, F इन्वर्स और O और G इन्वर्स का। अगर आपने एग्जाम्पल में कहीं पढ़ा है तो एक थ्योरम आपको दी हुई है ये वाली, और ये भी एग्जाम्पल में से ही मानिएगा आप लोग। तो आपको क्या करना है वो समझिएगा इस सवाल में। सबसे पहले आपको देखना था कि एक आपके पास फंक्शन दे रखा है, वो कंपोजिट फंक्शन है, FOG अलग अलग दे रखा है। ये आपके पास दो फंक्शन है, मान लो यहाँ A मान लेता हूँ मैं, ये B मान लेता हूँ और ये C मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन जो है वो F है, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन जो है वो आपका G है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये मान लो आपका X है या A मान लो, B मान लो, जो कुछ भी आप मान सकते हो वो मान लो। यहाँ A है तो इस फंक्शन की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो यहाँ B मिलेगी, और इसकी जो वैल्यू मिलेगी G की वो आपको यहाँ मिलेगी कितनी, वो मान लो आपको स्मॉल c मिलती है। इसका मीनिंग ये है प्यारे बच्चों कि आपके पास यहाँ f एक फंक्शन है जो a से लेकर के b पर डिफाइन है, और g आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिफाइन कहाँ से कहाँ है, b से लेकर c तक डिफाइन है। यहाँ एक फंक्शन आपका GOF है, वो आपका फंक्शन a से c पर डिफाइन है, यानी GOF एक फंक्शन है वो आपका डिफाइन है a से लेकर कहाँ तक है, c तक है। ये बात समझिएगा सब लोग। यहाँ FA जो है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी मिल रही है, B मिल रही है, और यहाँ FB की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, C है। ये बात सबको समझ में आता होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ G लिखना है, ये G है। तो अब GOF की वैल्यू क्या होगी वो देख लो। GOF और F है तो A की वैल्यू यहाँ लिखनी है। FA की वैल्यू अगर मेरे से पूछी जाए तो वो होगा आपका, इधर नीचे लिख देता हूँ अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो यहाँ लिख देते हैं अपन GOF और ये हो गया आपका A। तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी G और ये हो गया F और कितना A, ठीक है। FA की जो वैल्यू आपको मिल रही है ना, वो FA की वैल्यू क्या है देख लीजिएगा। यहाँ FA की वैल्यू है B और GB की वैल्यू आपके पास कितनी है प्यारे बच्चों, C है। तो ये सबको पता चल गया कि ये F और G का एक कंपोजिट फंक्शन है, जिस कंपोजिट फंक्शन में GOF की वैल्यू जो आपके पास है वो कितनी है प्यारे बच्चों, C है। ये बात सबको समझ में आती होगी शायद। अब देखिए, अपने को पता है कि ये पहले से ही कह रहा है कि आपके पास GOF का होल इनवर्स और F इनवर्स O और G इनवर्स दोनों संभव हैं, यानी इसका प्रतिलोम भी, सबका प्रतिलोम संभव है। ये F है जो एकेकी आच्छादक है, G है वो एकेकी आच्छादक है, इसका मतलब F का इनवर्स भी संभव है, G का इनवर्स भी संभव है, और FOG भी संभव है। और F और G अगर एकेकी आच्छादक है, FOG भी एकेकी आच्छादक होगा, और एकेकी आच्छादक होगा इसका मतलब इसका प्रतिलोम भी क्या होगा, संभव होगा। ये बात सबको समझ में आती होगी। इसका मीनिंग प्यारे बच्चों ये है कि अगर FA बराबर B है, इसका मीनिंग ये हुआ कि F इनवर्स B की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। यहाँ इधर लिख देता हूं मैं, ये सब बातें आपको लिखनी चाहिए थी, मानकर कि ऐसा माना ये आएगा ये आएगा, ये सब मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिएगा, अगर FA बराबर आपके पास B है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि F अगर एकेकी आच्छादक फलन है तो F इनवर्स B की वैल्यू क्या होगी, A होगी, और G इनवर्स C की वैल्यू क्या होगी आपके पास, B होगी, क्योंकि एकेकी आच्छादक फलन अगर आपको F और G दे रखे हैं तो उस F का भी इनवर्स संभव है और G का भी इनवर्स संभव है, और इस GOF का भी इनवर्स क्या है आपके पास, संभव। अब मेरे को यहाँ दो बातें याद करनी है, एक तो मेरे को GOF का इनवर्स निकालना है, एक मुझे F इनवर्स O और G इनवर्स निकालना है। ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ से एक बात तो कन्फर्म आपको पता चल रही है कि जब F इनवर्स B की वैल्यू A है, जब G इनवर्स C की वैल्यू B है, तो यहाँ से सीधा पता है आपको कि GOF का होल इनवर्स जो C है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, A आएगी। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। ये बातें मैंने यहाँ लिख दी है कि A बिलोंग करता है कैपिटल A में, B बिलोंग करता है कैपिटल B में, और C बिलोंग करता है कैपिटल C में। यहाँ भी आप लोग इस बात को लिख सकते थे, वरना इधर भी लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप लिख सकते थे कि माना
ठीक है। स्मॉल a जो है वो a में बिलोंग करता है, स्मॉल b जो है वो b में बिलोंग करता है और स्मॉल c जो है वो c में बिलोंग करता है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि f इनवर्स और b की वैल्यू जो है वो क्या होगी, आपकी a होगी, और g इनवर्स और आपके पास क्या है, g इनवर्स। देखो ये g इनवर्स और c है, g इनवर्स c की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, b है। ये बात सब बच्चों को शायद समझ में आ गई हो। अगर ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई है तो अब ये देखिए GOF और A दे रखा है, इसका होल इनवर्स किसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ आपके सामने ही लिख देता हूँ कि GO और F है और यहाँ इसका होल इनवर्स करोगे तो इसके साथ आएगा C और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी प्यारे बच्चों, वो A के इक्वल होगी। लेकिन ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, G इनवर्स जो F इनवर्स है वो आपका B से A पर डिफाइन होगा। इधर लिख कर दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ F इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, वो आपका B से A पर डिफाइन होगा, B से A पर डिफाइन होगा। ये है G इनवर्स की वैल्यू, G इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ये C से लेकर के B पर डिफाइन होगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके पास जो इस पूरे का GOF जो दे रखा है, इस पूरे का होल इनवर्स कहाँ डिफाइन होगा, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए, वो C से A पर डिफाइन होगा। और अगर ऐसा पूछा जाता है, जैसे मैं लिख देता हूँ GOF दे रखा है, इसका होल इनवर्स जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, तो वो C से लेकर के A पर डिफाइन होगा। ये बातें आपसे पूछी ऐसे नहीं गई है क्योंकि इसने ऑलरेडी पहले से आपको दे रखा है कि ये चीज़ सब संभव है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब देखिए GOF का होल इनवर्स जो है उसकी वैल्यू A है, ये आपकी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। अब इक्वेशन सेकंड में आपको एक वैल्यू निकालनी है, वो किसकी निकालनी है, F इनवर्स O और G इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। ये मान लेता हूं मैं G इनवर्स के पास आपके पास C है, यहां से मैं लिख देता हूं C, तो इसको ऐसे ही लिखोगे ना कि F इनवर्स है और यहां क्या आ गया आपका G इनवर्स और ये हो गया C। अब देखिए G इनवर्स C की वैल्यू क्या है, G इनवर्स C की वैल्यू आप लोगों के पास है B, तो यहां रखेंगे अपन B, तो ये हो गया F इनवर्स और यहां क्या हो गया आपका B आ गया, ये मैंने लिख दिया B, ठीक है, ये B लिखा। F इनवर्स B की वैल्यू क्या है, F इनवर्स B की वैल्यू आपके पास है कितनी, A है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों का आप देखिएगा ध्यान से, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से एक ही बात निकल कर आ रही है कि इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू A है, इसका मतलब दोनों समान है, यानी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है फर्स्ट और सेकंड से, आपके यहाँ GOF का होल इनवर्स और C जो है वो इक्वल है किसके, F इनवर्स O और G इनवर्स और C के इक्वल है। C से हट जाएगा तो आपको यही पूछा है GOF का होल इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा F इनवर्स और O G इनवर्स के। ये बात आपको यहाँ प्रूव करनी थी। देखिए अगर आपको ये नहीं दिया हुआ आता कि भाई G इनवर्स F इनवर्स ये सब संभव है तो ये चीज़ें ज्ञात करी, तो आपको सब बातें बतानी पड़ती, पहले ये भी बताना पड़ता कि GOF का होल इनवर्स संभव है या नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने बताया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे और ये सब कहानी भी आप लोग इसमें लिख सकते थे। आपको डायग्राम बनाना चाहिए था, अगर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। GOF है ये वाला जो आपका C से A पर डिफाइन होता है। शायद ये सवाल सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और आपको यही प्रूव करना था इस सवाल में कि GOF का होल इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो F इनवर्स O और G इनवर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आपने ये प्रूव किया है तो 11वां सवाल जो है वो आप लोगों का एकदम सही हुआ होगा, बी भाग का पहला सवाल था। अब अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है और उसके बारे में कौन सी बात आपसे पूछी गई है। प्यारे बच्चों तो अगला सवाल जो है वो आपके मैट्रिक्स का सवाल है और आपसे इस सवाल में ये पूछा गया है कि A - 2i इक्वल्स टू -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और 0। अगर ये 3/3 की आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको ये कहा गया है कि इसमें A और A के ट्रांसपोज का जो डॉट है उसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। यहाँ I जो है वो 3 × 3 की एक इकाई वर्ग मैट्रिक्स है, यानी इकाई मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो आपको ये समझना है कि सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। देखिए ये 2i जो दे रखा है इसको सबसे पहले इधर ले आइए, आपको A निकालना है और A के बाद A का ट्रांसपोज करना है। पहले A की वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना था, आपको A लिखना था
ए के साथ साथ यहाँ जो दे रखा है वो तो ऐसे कैसे लिख दो, यहाँ दे रखा है -1, ये 2, ये -3, इसके बाद ये -2, ये 1 और ये 1 दे रखा है, ये 3, ये -1 और ये कितना है 0 है, माइनस ये 2i दे रखा है तो 2 को यहाँ लिख दो, i 3 × 3 की इकाई मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये हो गया 1, ये 0, ये 0 आ गया आपके पास। फिर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये इधर माइनस था तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ये आ गया 3 × 3 की, ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, इकाई मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले देखिए एक बार फिर आप ऐसे कैसा लिख दिए, यहाँ 1 लिख दिया माइनस का, यहाँ 2, फिर यहाँ -3, अब यहाँ -2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर ये 3 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर देखिए प्यारे बच्चों प्लस है और इसके साथ साथ ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब अंदर क्या करना है, प्रत्येक से इनटू करते हैं तो ये बाकी सब तो 0 ही आएंगे, आपको मालूम है इस बात का। अब देखिए इन दोनों को ऐड करोगे तो ए मैट्रिक्स जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कितना, -1 और 2 का मिलेगा 1, ये 2 और ये 0 तो ये मिलेगा 2, -3 और 0 तो आपको मिलेगा -3, समझ में आ गया। -2 और 0 तो आपके पास हो गया -2, 3 और 0 हो गया आपका कितना 3, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसके साथ साथ यहाँ 1 है लेकिन ये 2 है, 2 इसके साथ ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 1 है, यहाँ हमेशा कितना आएगा 0, ये आपको मालूम है, ये 0 है तो इस 1 के साथ ऐड होगा तो ये 1 आएगा, ये 0 है इसके साथ 2 ऐड होगा तो यहाँ कितना आएगा 2, ये -1 है, 0 ऐड होगा तो कितना आएगा -1, ये ए आ गया। अब इसके साथ आपको निकालना इस ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होता है आपको मालूम है, ए के ट्रांसपोज का मीनिंग ये है जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो और स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति बना दो। तो पहले ये लिखो 1 2 -3, 1 2 और कितना हो गया आपका -3, फिर क्या लिखना है, अगला लिखना है -2 3 1, -2 और ये हो गया आपका 3 और 1 आ गया। इसके बाद क्या लिखना है 3 -1 और 2, ये हो गया आपका 3 -1 और कितना आ गया आपका 2, ये ए और ए का ट्रांसपोज आपने लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं प्यारे बच्चों क्या मिलता है आप लोगों को। और यहाँ से इससे आगे सवाल आपको कैसे हल करना चाहिए था, सवाल मिटो देता हूँ, ए और ए का ट्रांसपोज अपन लिखते हैं, अब क्या आएगा वो देखते हैं और उसी तरीके से आपको हल करना है। पहले देखिए ए लिखना है, फिर ए का ट्रांसपोज, तो पहले ए की वैल्यू लिख लीजिएगा, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 1 2 -3, 1 2 और -3 आ गया, फिर -2 3 1, -2 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 1, फिर क्या है 3 -1 और 2, 3 -1 और कितना हो गया आपका 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब डॉट है तो बीच में इंटू का निशान लगा देंगे और अब किसका इंटू करना वो देखिए। अब अपने को ए ट्रांसपोज लिखना है ए का, तो 1 2 और माइनस कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ से -2 3 और 1 हो गया, फिर आपको लिखना चाहिए था यहाँ 3, यहाँ -1 और यहाँ 2, ये कर दिया आपने। अब प्यारे बच्चों आपके पास यहाँ ए और ए का जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से इंटू करना है, समझ गए मेरी बात। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको सवाल हल करना है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1 का इस से ऐसे करना है, तो 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, प्लस -2 का इस 2 से करोगे प्लस का 4 आएगा, फिर इस 3 का इस 3 से करोगे तो प्लस का कितना आएगा 9। बात समझ में आ गई। अब इस पहली पंक्ति का ही इस दूसरे स्तंभ से करो और यहाँ लिखो। 1 का करोगे 2 से तो आपके पास कितना आएगा 2 आएगा, -2 का 3 से माइनस का 6 आएगा, 3 का -1 से माइनस का 3 आएगा, समझ में आ गई। इसी पंक्ति का आपको इसी स्तंभ से कर देना है, तो ये माइनस का 3 आ गया, फिर -2 और 1 का करोगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर 3 का करोगे तो ये प्लस का कितना आएगा 6। ये इतने आपके पास स्तंभ आएंगे, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, एक पंक्ति मैंने लिख दी है। अब आपको ऐसे ही करना है, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दो, यही काम दूसरी पंक्ति से करना है। तो 2 का इंटू 1 से तो आएगा 2, फिर 3 का -2 से तो माइनस का 6, फिर -1 का इस 3 से तो आपका -3 हो गया। इसी का इससे करना है, तो 2 × 2 हो गया आपका 4, 3 × 3 हो गया आपका प्लस का 9, -1 है, इस -1 से करोगे प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका इससे करना है, तो 2 × -3 है, तो -3 का माइनस का 6 हो गया, फिर इस 3 का इस 1 से करोगे तो प्लस का 3, इस 2 का इस -1 से करना है, तो यहाँ माइनस का 2, दोनों का हो गया। दूसरी पंक्ति का भी काम खत्म हो गया। अब तीसरी का करना है, -3 है, इससे करोगे तो आपके पास आएगा -3,
इसका करोगे तो आएगा माइनस का 2, इस 2 का इससे करोगे तो प्लस का कितना 6 आ गया। फिर -3 का -2 से करोगे तो माइनस का कितना हो गया 6, 1 का इस 3 से करोगे तो प्लस का कितना आ गया 3। फिर इस वाले का अपने को करना है, देखिए इसका मैंने इससे पूरा कर दिया, इस वाले का इससे किया तो माइनस का 6 लिख दिया, फिर 3 आ गया, फिर माइनस का कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ -2 लिख देंगे। इस वाले का इस वाले से करोगे तो -3 और -3 हो गया 9 आपका, फिर 1 × 1 1 हो गया, फिर आपके पास 2 × 2 आपके पास कितना हो गया 4। ये सब ने कर लिया होगा। अब इन सबको ऐड करते हुए अपने को लिख देना है, वही आपका आंसर होगा। देखिए तो कैसे लिखोगे, ए और ए का ट्रांसपोज आपके पास आ गया, यहाँ से ये हो गया 9 और 4 13 और 1 14, यहाँ लिख दो। फिर माइनस का तो 4 बचेगा, -4 और -3 -7 आ गया। फिर आपके पास -5 है, प्लस का 6 है, प्लस का 1 बचेगा। फिर प्यारे बच्चों देखिए ये 2 घटाओगे, -4 -3 तो यहाँ माइनस का कितना आएगा 7, 9 और 4 13 और 1 कितने हो गए 14। यहाँ से ये हो गया आपका प्लस का 1 बचेगा तो -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 8 है तो 5 हटा दो, -5 बचेगा, 3 हटाओगे, ये हो गया -5 प्लस बचेगा 1, यहाँ लिख दिया 1। अब देखिए यहाँ से आपके पास 3 हटाना है प्लस का, तो -2 हटा दो, -1 हटा दो, -5 बचेगा। फिर प्यारे बच्चों ये 10 हो गया, ये तो आपके पास ये आ गया आंसर। तो सब बच्चों को बात शायद समझ में आ गई। ये आपका जो आंसर है ये ए और ए के ट्रांसपोज का आंसर है, यही आपको लिखना था। अगर आपने इतना लिखा है तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। शायद बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखते हैं अपना क्या है। अगले सवाल में आपको इंटीग्रेशन का सवाल पूछा है। इंटीग्रेशन के सवाल को कैसे हल करना था वो देखिए। इंटीग्रेशन में आपसे सवाल पूछा गया था, 13 नंबर सवाल शायद है ये, और आपको निकालना है i = यहाँ लिखना था आपको 2x + 5 अपॉन में आपके पास आएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ था x² + 3x, x² + 3x प्लस कितना आ गया 1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना था। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है। आप चाहते तो आपको एक तरीका बताया है P और Q वाला, वो तरीका भी लगा सकते थे, और कुछ बच्चों ने वो तरीका नहीं लगाकर डायरेक्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग इतना चलना चाहिए था। मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए था, ये जो दे रखा है ऊपर वाला, इसको ऐसे लिखना चाहिए था 2x + 5 बराबर क्या लिखना था a d/dx। किसका d/dx? इसके अंदर वाले का, x² + 3x + 1, और ये हो गया प्लस b। कुछ बच्चों ने ये नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट कैसे? उनको मालूम है कि 2x + 3 आएगा, तो इस 5 को उन्होंने लिख दिया 3 + 2, तो भी आंसर एकदम सही है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हल करते हो सवाल को। a और ये हो गया आपका 2x और प्लस कितना हो गया 3 प्लस क्या हो गया b। अब आपको यहाँ से दोनों साइड से कंपैरिजन करना है। यहाँ लिखोगे गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करोगे तो क्या आएगा वो देखिए। वो आएगा आपके पास 2x + 5 बराबर, यहाँ से x के गुणांक की तुलना कर देता हूँ मैं। x का गुणांक यहाँ कितना है 2, यहाँ x का गुणांक कितना है 2a, तो ये हो गया 2a बराबर कितना हो गया 2। तो a बराबर आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। सबको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ कांस्टेंट पद जो है वो 3a + b है, और इधर वाले में कांस्टेंट पद जो है वो आपका 5 है। समझ गए? a की वैल्यू आपने 1 निकाल रखी है, यहाँ रखोगे 3 आ गया, 3 को इधर ले जाओगे तो ये लिख दिया मैंने 3 + b = 5। यहाँ से b = आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना चाहिए था वो सुन लो। वो करना चाहिए था कि ये वाली वैल्यू है उसकी जगह ये लिखना था, इसमें a की वैल्यू लिखनी थी और b की वैल्यू लिखनी थी। तो यहाँ से आपका i = जो आंसर लिखना था वो आ जाता कितना, a क्या है, a है 1, यहाँ लिखो 2x + 3, तो ये हो गया 2x + 3 प्लस कितना आ गया, प्लस आगे वाले में b क्या है, b है 2, इसको ऐसे लिखना था। अब इसको डिवाइड करना था। ये लिखने के लिए ही ये सब किया है। कुछ बच्चों को जानकारी है तो वो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इतना लिख दिया तो बहुत अच्छा है। उसको पूरा पता है कि इस बच्चे को कंसेप्ट भी मालूम है कि क्या कंसेप्ट यूज होता है। ये लिखने के बाद दोनों को अलग अलग करना था। तो i = आपके पास पहला पार्ट जो है वो तो है 2x + 3 बटे आपके पास है रूट, और यहाँ आ जाता आपका x² + 3x + 1, और यहाँ आ गया आपका dx प्लस,
अगले में है 2 बटे में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा रूट और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ क्या आएगा dx। सबको समझ में आ गई इतनी बात। अब इन दोनों में पहला पार्ट जो वो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका आपको ये वाला डेरिवेटिव मिल रहा है और जब भी डेरिवेटिव मिलता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा है। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो इसको टी स्क्वायर या टी कुछ भी मानकर भी हल कर सकते हैं। अपन बात करते हैं इसकी। इस वाले में क्या है, पहले अपने को इसको बनाना पड़ेगा, क्या पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, सवाल हल हो जाएगा। अपन पूरा सवाल ही लिखकर हल करते हैं, ठीक है, आधा आधा छोड़ते नहीं है। फर्स्ट भाग जो है वो बिल्कुल आसान है, ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, और I1 और I2 दोनों को अलग अलग करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये आपके पास आ रहा है जो, इसमें ये वाली वैल्यू जो है वो I1 है, I बराबर हो गया आपका I1 प्लस कितना हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी मैं लिख देता हूँ 1 है। इसमें पहली वैल्यू जो है वो I1 की है, दूसरी वैल्यू किसकी है, I2 की। तो I1 बराबर क्या लिखेंगे अपन, देखो I1 बराबर आपके पास आ रहा है 2x प्लस कितना है 3 है, ये लिख रखा है। नीचे रूट में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, यहाँ आ रहा है 3x प्लस कितना 1, ये लिख दो 1 इक्वल्स टू कितना है dx है। अब क्या करना है, अब आपको एक फॉर्मूला याद अगर है तो डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि कई बार समय नहीं होता है, समय अभाव के कारण आपको ऐसा करना पड़ता है। f डैश x और ये हो गया आपका कितना fx और इसके साथ है dx, ठीक है। इक्वल्स टू आपको जो वैल्यू इंटीग्रेशन में मिलती है वो मिलती है 2 रूट fx, ये क्या है 2 रूट fx प्लस c आता है, ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 और रूट कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3x प्लस 1, ये प्लस आपको c यहाँ लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाना एक बार तो भी कोई समस्या नहीं है। ये इक्वेशन आ गई आपके पास 2। अब इक्वेशन अगली है I2 वाली। I2 में क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ 2 है तो मैंने लिख दिया 2, यहाँ आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आ गया 1। अब यहाँ से I2 को लिखना है, 2 तो आपके पास है ही, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई होना चाहिए है, एक्स का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक है 3, इसका आधा करो 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर एक बार आप जोड़ दो और एक बार घटा दो, 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आपने जोड़ दिया और इसी को आप एक बार घटा दो, तो 1 माइनस ये हो गया आपका 9/4। शायद सब बच्चों को समझ में आ गया। और यहाँ आपका dx है, ये ध्यान करिएगा आप लोग। I2 बराबर आपके पास आ गया 2 अपॉन कितना, देखिए ये यहाँ है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, ये आ गया ये 4 है, ये 9 है, तो इसको घटाओगे माइनस का 5/4 बचेगा, उसको मैं लिख देता हूँ रूट 5/2 और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ आपका dx है। यहाँ तक की बात प्रत्येक बच्चे को शायद समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको हल करना है। अब ये रूट a स्क्वायर है माइनस आपका x स्क्वायर है, तो इसको हल करने के लिए आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। फॉर्मूला क्या है dx बटे और यहाँ आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसके लिए मुश्किल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा log, यहाँ आएगा x प्लस रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c। ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए आप लोगों को, अगर याद है तो आसानी से सवाल को हल कर लोगे। I2 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगी वो देखिए, log 2 है तो 2 को पहले लिख दो, यहाँ आपके पास x क्या है, x ये पूरा है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका x प्लस कितना 3/2, ये हो गया आपका प्लस और यहाँ वापस रूट। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ दिक्कत में आएंगे और कुछ दिक्कत में नहीं आएंगे। यहाँ से आप लोग इसको भी लिख सकते हो ऐसा कैसा, इसकी बजाय आप इसको भी लिख सकते हो और इसकी बजाय आप इसको भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो मैं सबसे आसान जो है वो लिख रहा हूँ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x प्लस कितना है 1, क्योंकि मैंने इसी से ये बनाया इसी से ये बनाया तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो आपका ये वाला है, एक्स स्क्वायर आपका ये वाला है, दोनों ऐसे लिख सकते हो। ये वैल्यू आपके पास आ गई, इसको आप c1 कह सकते हो और इसको आप क्या कह सकते हो c2 कह सकते हो। ये वैल्यू I2 की आ गई, ये वाली वैल्यू
वैल्यू आपकी किसकी आ गई, I1 की आ गई। I1 और I2 मैंने दोनों निकाल दिए, दोनों को इक्वेशन फर्स्ट में अपन रख देंगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, वो देख लीजिएगा एक बार जरा, मैं यहाँ दोनों लिख देता हूँ। तो आपको I जो मिलेगा ना, वो I आपको मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2। तो यहाँ लिख देना I1 व I2 की वैल्यू, I2 की या I1 व I2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या आएगा वो देखो। I बराबर होगा, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू मैंने उधर ऊपर लिख रखी है 2 रूट, और ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x प्लस कितना हो गया 1, प्लस इसके साथ देखिए ये I2 है, I2 की वैल्यू कितनी है 2 log, और यहाँ आएगा x प्लस 3/2, ये लिख रखा है 3/2 लिख देता हूँ मैं। फिर आगे क्या है, यहाँ से आगे ही लिख रहा हूँ, ध्यान करिएगा आप लोग। पहले यहाँ लिखा हुआ है मैंने प्लस और इसके साथ लिख दिया रूट, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3x प्लस 1, और ये आपका मोड लगा दिया। अब देखो पहले में मैंने C1 ऐड किया था, दूसरे में मैंने C2 ऐड किया था, दोनों एक्चुअली कांस्टेंट हैं। दोनों कांस्टेंट का एक ही कांस्टेंट आप यहाँ लास्ट में लगा दीजिएगा, और वो कांस्टेंट जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका C होगा। ये आंसर आपको जो I शुरुआत में मैंने लिख कर दिया था, उस I का इंटीग्रेशन ये है, और यही आपके इस सवाल का क्या है, फाइनल आंसर है। तो प्यारे बच्चों शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हल करना था। तो अगला सवाल अपन देखते हैं क्या है। अगला सवाल आपका प्यारे बच्चों 14 नंबर जो है वो ये वाला है, और ये हूबहू सवाल हमने जो आपको 7वां चैप्टर इस YouTube चैनल पर करवाया, उस YouTube चैनल पर हूबहू सवाल हमने करवाया था आपको, और उस सवाल में से ही आपसे एक सवाल पूछा गया है। और मैंने अलग से एक वीडियो बनाया इनफाइनाइट सीरीज़ के जो सवाल आते हैं उनको कैसे हल करें, और इसके स्पेशल मैंने 3 टाइप आपको पढ़ाए थे। उन 3 टाइप में से एक सवाल आपको मिला है। वो सवाल क्या है देखिएगा कि y इक्वल्स टू दे रखा है रूट लॉग x प्लस रूट लॉग x, ये इन्फानाइट तक जा रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि जब भी इन्फानाइट कोई सीरीज हो उसमें से एक पद आप जोड़ दो, एक घटा दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि इससे अगर ये एक पद अपन यहाँ से यहाँ तक का छोड़ देते हैं तो इससे आगे जितना भी है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, y ही होगी, क्योंकि पूरे की वैल्यू y है। अगर एक छोड़ देते हैं तो भी आगे जितना दे रखा है उस पूरे की वैल्यू आपकी y बचेगी। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, वो लाइन लिखनी है कि किसी भी इन्फानाइट सीरीज में अगर एक पद छोड़ते हैं या एक पद को ऐड करते हैं तो उसके मान पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से अपने पास y जो आया है वो आएगा log, और यहाँ लिखना था आपको log e और x प्लस कितना आ जाएगा आपका यहाँ y आ जाएगा। यहाँ लिखना था आपको दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा log और e और x आ जाएगा प्लस क्या आएगा y आ जाएगा। अब इसका x की रिस्पेक्ट में अपन करेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे तो आपको मिलेगा 2y और यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू log x का क्या होगा 1 अपॉन x होगा प्लस y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx हो गया। इस dy अपॉन dx को प्यारे बच्चों इधर लाना है तो ये आएगा 2y माइनस 1 और यहाँ आपका हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x। यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू आपको पता ही है, dy अपॉन dx बराबर होगा कितना, ये 2y माइनस 1 इधर आ जाएगा, 1 अपॉन x आ जाएगा और ये होगा 2y माइनस कितना 1। ये जो दे रखा है आपको प्यारे बच्चों यही इस सवाल का फाइनल आंसर था। यानी पूरा देख लो 3-4 लाइन में ही हो गया। और आपको पता है बे भाग का सवाल आपको इतना आसान दिया है, इसका मतलब पीछे सवाल में जो टाइम लगा था 2 सवालों में और इस टाइम में इस सवाल में वो टाइम बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। अब देखते हैं अपन अगला सवाल क्या है। 15वां सवाल जो है वो आपसे क्या पूछा गया है, वो स्पर्श रेखा और अभिलंब वाला चैप्टर है, वहां से सवाल है आपका। और अभिलंब का समीकरण आपसे पूछा गया था। क्या सवाल था वो सुनिए जरा। आपको सवाल ये दिया गया है कि दिया गया वक्र क्या है वो सुन लो पहले। 15 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, और 15 नंबर सवाल में आपको दिया गया वक्र क्या है वो ये है। दिया गया वक्र वो है आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आपका 14 है। आपको ये कह रहा है कि एक रेखा दे रखी है x प्लस 3y और बराबर आपको दिया हुआ है उसमें 6। ठीक है, क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। इसके समांतर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। इस रेखा के समांतर इस वक्र के अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी चाहिए
कि जब भी आपको अभिलंब या स्पर्श रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास होना चाहिए उसकी प्रवणता। तो यहां से इसके समांतर अभिलंब, इसका मतलब प्रवणता तो यहां से आ जाएगी। लेकिन इस वक्र से अगर अपन प्रवणता निकालें, दोनों को बराबर करते हैं तो अपने पास पॉइंट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है वो सुनिएगा जरा। सबसे पहले आप यहाँ से dy/dx को निकालोगे और एक पॉइंट आपके पास मान लो x1 और y1 है। वो x1 और y1 पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है, वो इस वक्र पर स्थित है। तो मान लो एक बिंदु आपके पास है और वो बिंदु क्या है, बिंदु स्पर्श बिंदु ये है, मान लो बिंदु x1 और y1 वक्र कितने पर, 1 पर स्थित है। ठीक है, तो क्या होगा, अरे देखिए अगर पॉइंट आपको अभिलंब निकालना है, मान लो ये वक्र है, अभिलंब निकालना है, तो देखिए पहले बच्चों यहां अगर स्पर्श रेखा है पहले, तो ये स्पर्श बिंदु है, ये वक्र पर स्थित होगा तभी तो आप अभिलंब खींच पाओगे। अगर स्पर्श बिंदु नहीं होगा तो अभिलंब खींचोगे कहां, समझ गए। तो अभिलंब की डेफिनेशन यही है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली और स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो आपका है वो x1 और y1 है, तो ये इस वक्र पर होगा, वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी 2x1² माइनस y1² इक्वल्स टू 14 है। ये इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई। अब इससे dy/dx निकालेंगे तो आपके पास dy/dx आएगा 4x माइनस यहाँ आएगा 2y, dy में कितना होगा, dx होगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से इसको इधर भेजोगे तो यहाँ आपको dy/dx कितना मिलेगा वो देख लीजिएगा। dy/dx आपको मिलेगा, ये 4x इधर आ गया, ये नेगेटिव है लेकिन फिर नेगेटिव के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये 4x है, अपॉन में कितना है, 2y है। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 आ गया। किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं अपन, ये बात करें एट पॉइंट x1 और y1, x1 y1 पर आपके dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या है, x1 और y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 2x1 अपॉन में कितना है, y1। समझ गए प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन नंबर मैं कहता हूं 3rd। अब देखिएगा आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये वाला dy/dx है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, लेकिन अपने को तो अभिलंब की निकालनी है। तो यहां लिख दो अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कितनी होती है, -1 अपॉन में dy क्या होगा, dx होगा। ये भी किस पॉइंट पर, x1 और y1 पर। तो यहाँ से -1 अपॉन dy/dx की वैल्यू कितनी है, 2x1 अपॉन में y1 है, तो ये y1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो -y1 अपॉन में कितना आएगा, 2x1 आएगा। शायद ये बात समझ में आ गई होगी सबको। ये अभिलंब की प्रवणता है, लेकिन आपको मालूम है अभिलंब किसके समांतर है, इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब ये इस रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता दोनों आपस में समान है। तो यहां लिखोगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बराबर किसके है, रेखा कौन सी है, x + 3y = 6 की प्रवणता। दोनों समांतर हैं, इस वजह से दोनों की प्रवणताएं भी आपस में बराबर होगी। अभिलंब की प्रवणता आपने निकाली है, माइनस का y1 अपॉन में कितना है, 2x1 है, इक्वल्स टू क्या है, इस रेखा की प्रवणता क्या है देख लीजिएगा। यहाँ x + 3y = 6 है। अगर ऐसे समीकरण दिया हो तो आप सीधा लिख दो -x का गुणांक बटे y का गुणांक। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे लिखो, 3y बराबर -x प्लस कितना 6, y बराबर हो गया आपका -1/3 x + 6 बट्टे कितना 3। अब ये जो आया है y बराबर mx + c होता है, तो m की वैल्यू जो होती है वो उसकी प्रवणता होती है। वरना सीधे याद रखो इस चीज को, क्या याद रखना है, माइनस अगर ऐसे दे रखा है तो सीधा लिखो -x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो भी कितना आएगा -1 बटे कितना आ जाएगा 3। इस माइनस से इस माइनस को मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। यहां से y1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना 2/3 और ये हो गया आपका x1। प्यारे बच्चों ये y1 की वैल्यू है, अभी भी आपके पास x और y1 दोनों नहीं आए हैं, अब निकालेंगे। इस y1 की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। सेकंड में रखोगे तो क्या आएगा, देखिए यहां लिख देना आप लोग, मैं नहीं लिख रहा हूं, 2x1² - y1 की वैल्यू होगी आपके पास 4 अपॉन में कितना 9,
x1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 14, ये लिख दिया मैंने। इस 9 को इधर ले एलसीएम ले 9 आएगा, ये हो गया 18x1 स्क्वायर माइनस ये हो गया 4x1 स्क्वायर बटे 9 और ये हो गया आपका इक्वल्स टू 14। 18 में से 4 घटाओगे आपके पास 14x1 स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू बचेगा 14। 14 से ये 14 मैंने सीधे कैंसिल कर दिया, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 9, तो x1 इक्वल्स टू आपके पास आएगा प्लस माइनस कितना 3। प्यारे बच्चों x1 की वैल्यू आपके पास आ गई, अब निकालना क्या है y1। यहां से सीधा x1 का मान यहां रखेंगे अपन, यहाँ रखेंगे। जब प्लस 3 रखोगे तो आपके पास प्लस का ही 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, और जब माइनस का रखोगे तो माइनस का आएगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिखना है प्यारे बच्चों आप लोगों को कि यदि आपके पास x1 की वैल्यू प्लस का 3 है तो y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी 2/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल 2 आएगा। तो पहला पॉइंट तो आपके पास आ गया, क्या आ गया 3 कोमा कितना 2। यदि आपके पास क्या है यहाँ x1 बराबर -3 है तो y1 बराबर क्या आएगा आपका -2 आएगा। तो पॉइंट क्या हो गया आपके पास -3 कोमा कितना -2, 2 पॉइंट आ गए। अब अपने को निकालना है अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों में अभिलंब का समीकरण। कौन से बिंदु पर, पहले लिखेंगे बिंदु 3,2 पर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण आप लोग जानते ही हो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन में dy अपॉन dx, और ये होता है x माइनस x1। यहां से y माइनस y1 की वैल्यू आपके पास है 2 इक्वल्स टू प्रवणता है ये अभिलंब की, तो प्रवणता आपको -1/3 दे रखी है। x माइनस x1 क्या है, x1 आपका है 3, ये रख दो यहाँ, 3 को इधर इंटू करोगे 3y माइनस का कितना 6, माइनस का x इधर लिखोगे -x प्लस का ये हो गया आपका 3। इस x को इधर लाओगे तो इस 3 को इधर इंटू किया 2y नहीं है ये 3y है, x को इधर ले आओ तो ये हो गया x प्लस कितना 3y, इस 6 को इधर ले जाओगे तो 6 और प्लस 3 कितने हो गए 9। एक तो अभिलंब का समीकरण आ गया ये वाला। दूसरे में प्यारे बच्चों यहां आप माइनस वाला रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन है, पॉइंट किस पर है, वो पॉइंट आपके पास -3 -2 पर है, तो इक्वेशन क्या आएगा y प्लस कितना 2, यहाँ -1/3 ही रहेगा, और ये वाला भी हो जाएगा आपका x प्लस कितना 3। अब क्या करना है, इस 3 को इधर इंटू करोगे तो ये 3y, ये प्लस का 6, ये माइनस का x और ये माइनस का आपका हो गया 3। ठीक है, इस x को इधर ले आओ, x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3y, इस 3 को भी इधर ले आओ तो प्लस का कितना हो गया 6 प्लस 3 हो गया आपका 9 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ये दोनों अभिलंब के समीकरण आ गए प्यारे बच्चों, एक ये हो गया एक ये हो गया। ये अभिलंब का समीकरण था। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। सवाल अच्छा भी था और काफ़ी बड़ा भी था, आपके एग्जाम्पल में से ही था सवाल, तो बहुत अच्छे से आपको ये सवाल आ गया होगा, आपने कर लिया होगा। अगले सवाल पर अपन बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है।